हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? देखो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे साइन लॉ एंड लेमीज थ्योरम और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सम क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबको मेरा नाम तो पता ही है। माय नेम इज पूनम यादव, माय चैनल इज आल्सो पूनम यादव। टुडे वी विल डिस्कस लेमीज थ्योरम एंड साइन लॉ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा साइन लॉ। ठीक है, क्योंकि लेमीज थ्योरम में हम साइन लॉ का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे साइन लॉ। इस लॉ की हेल्प से हम लोग एंगल क्या कर सकते हैं, एंगल और साइड क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। बाय यूजिंग दिस लॉ वी फाइंड साइड एंड एंगल्स। साइड्स और एंगल्स हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई सी भी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई सा भी एंगल क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये लॉ होता है a अपॉन साइन अल्फा, b अपॉन साइन बीटा, c अपॉन साइन गामा। ठीक है, देखिए कैसे। जैसे मान लिया आपके पास ये एक ट्रायंगल है, ये a साइड, ये b साइड, ये c साइड। ठीक है, तो b के सामने एंगल बीटा, a के सामने एंगल अल्फा और c के सामने एंगल गामा। ठीक है, अब हमने किसमें पढ़ा है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। मान लिया आपके पास तीनों एंगल है, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c के आपके 0 है इन द प्लेन। राइट एंगल ट्रायंगल से हमें पढ़ा था ट्रायंगल लॉ से। मान लीजिए एक वेक्टर है, एक वेक्टर है आपके पास। ठीक है, ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है और ये वेक्टर क्या आपका c है। ठीक है, ये इसी को मैंने इधर बना दिया अलग से, ये पढ़ा। तो इन सबका सम वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c 0 होगा, ये बता चुकी हूँ पहले। ये एक वेक्टर, ये वेक्टर एडिशन रूल में समझाया था ना, तो रिजल्टेंट हमेशा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट जैसे यहाँ पे r होता है। ठीक है, r को मैंने किससे लिख दिया, यहाँ पे c से। r को किससे लिख दिया मैंने, c से। तो क्या बन गया, ये वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बराबर 0। ठीक है, समझ आया इतना। अब यहाँ से आप क्या करेंगे बेटा कि अब यहाँ से देखो, अब यहाँ से एंगल देखो, एंगल क्या लेते हैं हमेशा, या तो दोनों डाइवर्जेंट हो तब एंगल लेते हैं, या फिर दोनों ऐसे हो तब हम ये वाला एंगल लेते हैं। तो यहाँ से इसको एंगल, ये एंगल क्या आपका बीटा, ये एंगल क्या माना आपने अल्फा और ये एंगल क्या माना आपने गामा। तो ये एंगल क्या बनेगा 180 माइनस गामा। देखो पूरा 180, तो ये कितना बनेगा 180 माइनस गामा। इसी तरह ये वाला एंगल, ये क्या बनेगा 180 माइनस अल्फा। ठीक है, इसी तरह ये वाला एंगल देखो, ये वाला ये लेंगे इधर से, तो ये एंगल कितना बनेगा 180 माइनस बीटा। ये समझ आ रहा है ना मैं क्यों ले रही हूँ, क्योंकि देखो जब ये वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर ऐसे है, तो हमें ये एंगल नहीं लेना होता। कौन सा लेना होता है, ये वाला एंगल। ये वाला एंगल होगा उनके पीछे भी समझा चुके जब वेक्टर समझाया था आपको। ठीक है, अब क्या लेंगे, क्या करेंगे, अभी तीनों वेक्टर क्या हो गए, सम क्या हो जाएगा इनका 0। ये आपको समझाया था कि तीनों वेक्टर अगर प्लेन में होंगे तो जैसे आर ए प्लस बी, जैसे एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, ये ए, ये बी, ये आपका आर। तो आर बराबर होता है किसके, ए प्लस बी के। ठीक है, तो मैं कैसे लिख दूं, ए प्लस बी माइनस का आर बराबर 0। अब ये माइनस के आर को मैंने किससे लिख दिया, सी से। ठीक है, मोड में लेके माइनस के आर को किससे लिख दिया मैंने, सी से लिख दिया। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा आपका रिजल्टेंट। तीनों वेक्टर एक ही प्लेन में है तो इनका रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा 0। ठीक है, ये आपको पता ही था पीछे भी। अब देखिए, अब जब तीनों वेक्टर एक प्लेन में लाई करेंगे और उनकी डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, वो या तो क्लॉकवाइज या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज, तो ऑलवेज रिजल्टेंट क्या होगा 0। तीनों वेक्टर या तो क्लॉकवाइज चल रहे हैं, सारे या तो ऐसे ही चल रहे हैं, सबकी डायरेक्शन ऐसे आ रही है, या एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे, तब भी तीनों वेक्टर अगर एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं तो तीनों वेक्टर का सम हमेशा क्या होता है 0। ठीक है, ये बात मैं पीछे भी बता चुकी हूँ, अभी मैंने फिर रिपीट कर दिया आपके लिए। ठीक है बेटा, तो अब ये क्या बन जाएगा, इसको क्या करेंगे, सोल्व करने, ये लेमीज थ्योरम है। ठीक है ना, सॉरी बेटा, ये लाइन साइन लॉ है। साइन लॉ क्या कहता है कि देखो ये साइड और उन दोनों साइड के बीच का एंगल, ये ए साइड और उसके सामने वाले दोनों साइड के बीच का एंगल, ये बी साइड और उसके सामने का एंगल, ये सी साइड और उसके सामने का एंगल। ठीक है, अब बात करते हैं प्रूफ की। प्रूफ कैसे लिखेंगे, तो ये आपके पास साइन लॉ कहता है
कि साइड डिवाइड बाय साइन एंगल है। देखो यहाँ पे अगर हमें एंगल पता है तो साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, साइड पता है तो क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए मैंने लिखा है यूजिंग दिस वी फाइंड द साइड एंड एंगल्स। साइड, ये साइड मतलब कोई से भी साइड या एंगल लिख लो, एक कोई से भी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई सा भी एंगल हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट यहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सोल्व प्रूफ देखते हैं हम। इसको क्या करो, ए से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, थ्रू आउट ए से क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या बनेगा ये, ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। ठीक है, तो ये क्या बना, ए क्रॉस ए तो क्या बन जाएगा 0। अब ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी क्या होगा, एक ये आपको क्रॉस प्रोडक्ट सिखाई थी, ए क्रॉस बी क्या बनेगा, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी इंटू साइन थीटा, थीटा उन दोनों साइड के बीच का एंगल। तो देखो क्या लिखोगे, मोड ऑफ ए ये 0 प्लस मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन, ए और बी साइड के बीच में एंगल देखो, ये रही ए और ये रही बी, ए और बी के बीच में एंगल क्या है, गामा। गामा नहीं लिखेंगे, आंसर तो सही आ जाएगा पर कंसेप्ट सही होगा, कंसेप्ट क्या होगा, रॉन्ग होगा। गामा नहीं लिखेंगे, 180 माइनस गामा, क्योंकि हम कौन सा एंगल लेते हैं, जहां पे 2 पॉइंट्स वहां पे डाइवर्ज हो रहे हैं। देखो ये इधर ऊपर डाइवर्ज हो रहा है जहां पे, तो हम 2 साइड्स के बीच का ये वाला एंगल लेंगे, ना कि कौन सा एंगल लेंगे हम लोग, गामा। तो आंसर तो तब भी गामा लोगे तब भी सही आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट रॉन्ग हो जाएगा वहां पे। ठीक है, क्योंकि हमें एंगल कौन सा लेना होता है, जहां से 2 पॉइंट्स या तो डाइवर्ज हो रहे हो या फिर जहां पे 2 पॉइंट्स यहाँ पे कन्वर्ज हो रहे हो। तो यहाँ पे तो देखो एक कन्वर्ज एक डाइवर्ज हो रहा था, लेकिन हम इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये दोनों इस पॉइंट से क्या हो रहे हैं, आपके डाइवर्ज हो रहे हैं। तो हमें कौन सा एंगल लेना पड़ेगा, डाइवर्जिंग एंगल। ठीक है, साइन 180 माइनस गामा प्लस मोड ऑफ ए मोड ऑफ सी साइन ए और सी के बीच में एंगल कौन सा है, बीटा एंगल है, तो क्या लिखेंगे, साइन बीटा। ठीक है, तो ये क्या बन गया, साइन 180 माइनस बीटा, क्या लिखेंगे, साइन 180 माइनस बीटा। ठीक है, इतना लिख ले, इतना जल्दी से नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी नोट करो इतना। अब देखो इसको मैं ए क्रॉस सी है ना, थोड़ा सा एक छोटा सा माइनस में, तुम्हें कंफ्यूजन ना हो, ये बराबर है 0 के। ए क्रॉस सी को मैं सी क्रॉस ए लिख देती हूँ यहीं पे, एक बार मैं हटा दूं इसको, तुम्हें डाउट रहेगा वरना माइनस प्लस कैसे, ए क्रॉस बी प्लस, वैसे क्या होता है आपका सी क्रॉस ए होता है, क्या सी क्रॉस ए, तो इसको माइनस करेंगे तो क्या बन जाएगा, सी क्रॉस ए बराबर 0। ठीक है, तो ये बना मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन 180 माइनस गामा माइनस सी और ए के बीच में साइन 180 माइनस बीटा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। ये जल्दी से नोट कर लिया, कर लिया नोट सभी ने इतना, ये हटा दूं बेटा मैं यहां से, मैं इसको इधर बना देती हूँ थोड़ा सा, ये नोट कर लो जल्दी से, ये 180 माइनस गामा, ये अल्फा, ये बीटा, ये 180 माइनस बीटा, और ये आपका 180 माइनस अल्फा, और ये आपका 180 माइनस गामा। ठीक है, ये ए एंगल, ये बी, और ये आपका बी साइड। ठीक है, मैं अब इनको हटा रही हूँ यहाँ से, ये हटा दो ना सब, अब ये मैं हटा रही हूँ। ठीक है, अब ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ से देखो ए बी साइन 180 माइनस अल्फा, साइन 180 पे नो चेंज, तो क्या आएगा, साइन गामा। मैंने कहा था आंसर तो डायरेक्ट गामा लोगे तब भी आ जाएगा, ये माइनस का है ना, इसको उधर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये सी ए साइन बीटा, ए से ए कैंसिल, तो बी बाई साइन बीटा, तो ये साइन बीटा इधर आ जाएगा, सी अपॉन साइन गामा, साइन गामा। इतना आ गया। ठीक है, जल्दी से नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। हो गया, अब b से मल्टीप्लाई कर दे। अब क्या करोगे, इसको b से मल्टीप्लाई कर दो, ये हटा दो, ये सब ने लिख लिया, चलो मैं यहां से लिख रही हूँ, a प्लस बी प्लस सी बराबर है 0 के। इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, b क्रॉस से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई, तो b क्रॉस a प्लस b क्रॉस b प्लस b क्रॉस c
बराबर 0। ठीक है, बी क्रॉस बी, ए होता है क्या, ए क्रॉस बी ना वैसे, अरे ए क्रॉस बी होता है ना, अरे किसके बराबर, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ ए क्रॉस बी प्लस, ये 0 बन गया, प्लस बी क्रॉस सी, साइकिल में चल रहे हैं, ठीक है, बराबर 0। इसको क्या लिखेंगे, इसको उधर ले जाओ, तो ये बना बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी, ये माइनस उधर चला जाएगा, तो मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी साइन, बी और सी के बीच में एंगल देखो, ये रहा आपका बी और ये रहा सी, बी और सी के बीच में एंगल क्या है, गामा, सॉरी बी और सी के बीच में एंगल क्या है, अल्फा, क्या आएगा, साइन अल्फा बराबर ए मोड ऑफ ए, सॉरी अल्फा नहीं, 180 माइनस अल्फा। मैंने बताया था कौन सा एंगल लेंगे, डाइवर्जेंट एंगल, हमेशा ये वाला एंगल नहीं लेंगे, कौन सा एंगल लेंगे, डाइवर्जेंट एंगल। ठीक है, बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन ए और सी, बी आपके पास ए और बी, देखो ये रही ए साइड, ये रही बी साइड, तो ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए और बी के बीच में एंगल क्या बना, 180 माइनस गामा, 180 माइनस गामा, तो ये बना बी सी साइन अल्फा बराबर ए बी साइन गामा। ये नोट कर ले बेटा इधर से, जल्दी से नोट हो गया इधर से, ये सबका, तो इधर से हटा रही मैं, ठीक है, हटा दो ना ये, तो ये बना बेटा आपका यहां से बी सी साइन अल्फा बराबर ए बी साइन गामा। ठीक है, तो बी से बी कैंसिल, तो सी अपॉन साइन गामा बराबर ए अपॉन साइन अल्फा। इसको नंबर 1 नाम दे दो, इसको नंबर 2, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या लिख सकते हैं, ए अपॉन साइन अल्फा, देखो साइन गामा इसके भी बराबर है और साइन गामा इसके भी बराबर है, तो बी अपॉन साइन बीटा बराबर सी अपॉन साइन अल्फा। तो ये आ गया आपका साइन लॉ का प्रूफ। ठीक है, तो इस प्रूफ में क्या है, ये साइड और इसके सामने का एंगल, ये साइड और उसके सामने का साइन एंगल, ये साइड और इसके सामने का साइन साइड एंगल। ठीक है, तो ये क्या आपका साइन लॉ। ठीक है, बात करिए, जल्दी से लिखिए, नोट करिए, जल्दी नोट कर लीजिए बेटा, समझ आ गया, कुछ नहीं करना, a प्लस बी सी तीनों प्लेन में एंगल ले लो, वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c, प्रूफ के लिए या तो इसको एक बार a से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो और एक बार किससे करवा दो, b से, या c से भी करवा दो, तब भी आंसर वही आएगा, a b c में से 2 बार किसी में से भी मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, तो a क्रॉस b का फॉर्मूला बनेगा, तो सोल्व करोगे तो आपके पास ये फाइंड आउट हो जाएगा आपका। ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। नोट हो गया बेटा, हटा दूं, आगे देखें लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम, लेमीज थ्योरम, देखो it states that three forces concurrent coplanar and non-collinear it states that three forces concurrent, coplanar and non-collinear are in equilibrium and their magnitude is directly proportional to the sine of the angle between two forces.
बिटवीन टू फोर्सेस। ये क्या आपकी लेमिज थ्योरम। इट स्टेट दैट द थ्री कंकरेंट कोप्लेनर एंड नॉन कोलिनियर फोर्सेस, यहाँ लिख लो फोर्सेस, थोड़ी लैंग्वेज सही हो जाएगी, फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम एंड देयर मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। मतलब ये क्या कहता है आपके पास कि आपके पास फोर्स F1, मान ले तीन फोर्सेज है आपकी, कंडीशन भी कहो ना तो कंडीशन ऑफ लेमिज थ्योरम, कंडीशन ऑफ लेमिज थ्योरम क्या है, तीनों फोर्सेस कैसे होना चाहिए आपके, कंकरेंट, दूसरा कोप्लेनर होने चाहिए, कोप्लेनर होने चाहिए, तीसरा नॉन कोलिनियर होने चाहिए, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। ठीक है, तीन फोर्सेस होने चाहिए, कंकरेंट, कोप्लेनर और नॉन कोलिनियर। देखो कंकरेंट का मतलब तीनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पे मिलने चाहिए। मान लीजिए तीन फोर्स है आपके पास, ये फोर्स F1, ये फोर्स F2 और ये फोर्स आपका F3। कंकरेंट का मतलब दे मीट एट द सेम पॉइंट, मीट एट द सेम पॉइंट, सारे एक ही पॉइंट पे क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए इसके ऊपर। कोप्लेनर का मतलब लाइज इन द सेम प्लेन। कोलिनियर का मतलब आपके पास नॉन कोलिनियर, कैसे मुझे नॉन कोलिनियर तो कैसा होगा, जैसे ये एक फोर्स है, एक दूसरा फोर्स है, एक तीसरा फोर्स भी यही है। ठीक है, मान लीजिए ये A B है, ये C है, तो क्या कह सकते हो, C बराबर A प्लस B, ये तो सीधा ही हो गया निकालना, कोई दिक्कत ही नहीं। अगर ये कोलिनियर की कंडीशन है, ये कंडीशन किसकी है, कोलिनियर की। नॉन कोलिनियर मतलब कि वो अलग अलग ऐसे होने चाहिए उनकी डायरेक्शन। ठीक है, कोप्लेनर का मतलब दे आर लाई इन द सेम प्लेन, कोप्लेन का मतलब लाइज इन द सेम प्लेन, लाइज इन द सेम प्लेन। किसमें लाई होने चाहिए, वो सेम प्लेन के अंदर लाई होनी चाहिए। ठीक है, डायरेक्शन क्या होनी चाहिए इनकी, फोर्थ कंडीशन, डायरेक्शन या तो तीनों की डायरेक्शन आउटवर्ड होनी चाहिए या फिर इनवर्ड, या तो थ्री वेक्टर्स की डायरेक्शन, थ्री वेक्टर डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए, आउटवर्ड, या फिर तीनों की डायरेक्शन कैसी होनी चाहिए आपकी, इनवर्ड। मतलब एक डायरेक्शन में होने चाहिए। ऐसा ना हो कि एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, दूसरा ऐसे, फिर तीसरा अगर ऐसे जा रहा है तो वहां हम लेमिज थ्योरम नहीं लगाएंगे, वहां पे हमें या तो पैरेलल शिफ्टिंग करनी पड़ेगी, या दूसरा या तीनों वेक्टर ऐसे हो कि एक वेक्टर ऐसे लग रहा है, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, तब भी हम लोग क्या लगा सकते हैं, लेमिज थ्योरम। अगर तीनों फोर्सेस ऐसे, देखो फिर अच्छे से बता देती हूँ मैं, अगर तीनों फोर्सेस, ये एक पॉइंट है, अगर ऐसे लग रहे हैं तब भी हम लेमिज थ्योरम वैलिड है, और यहाँ पे भी लेमिज थ्योरम क्या वैलिड। तीनों की डायरेक्शन या तो आउटवर्ड होनी चाहिए एक पॉइंट से, या तीनों की डायरेक्शन उस पॉइंट की साइड में होनी चाहिए, तब हम क्या लगा सकते हैं, लेमिज थ्योरम वहां पे क्या होगी आपकी, वैलिड है। इन दोनों ही कंडीशन में लेमिज थ्योरम क्या होगी, वैलिड होगी। ठीक है, लेमिज थ्योरम से न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमेशा हमें एक फोर्स नोन होना चाहिए। अगर हमें वो फोर्स नोन नहीं है तो सिर्फ हमें लेमिज थ्योरम की इक्वेशन लिख सकते हैं, हम प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये कंडीशन थी, कंकरेंट फोर्सेस होने चाहिए, कोप्लेनर, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ऐसे ना हो, कोलिनियर मतलब ऐसे, नॉन कोलिनियर होने चाहिए। कैसे होने चाहिए वो, नॉन कोलिनियर फोर्सेस, मतलब कि उनका पॉइंट यहां से एक ही डायरेक्शन में ना हो, सारे अलग अलग ऐसे जा रहे हो डायरेक्शन उनकी। ठीक है, तो डायरेक्शन कैसी हो उनकी, आउटवर्ड हो। डायरेक्शन कैसी हो, सबकी डायरेक्शन या तो आउटवर्ड जा रही हो या फिर सबकी डायरेक्शन इनवर्ड आ रही हो इस P पॉइंट की साइड में। ठीक है, तब वहां पे हम क्या लगा सकते हैं, लेमिज थ्योरम वहां पे क्या होगी आपकी, वैलिड होगी। लेमिज थ्योरम को लिखते कैसे हैं, F1 अपॉन, लेमिज थ्योरम है क्या, कहता है कि फोर्स F1 अपॉन साइन अल्फा, फोर्स F2 अपॉन, जैसे ये एंगल क्या बना आपका अल्फा, ये एंगल क्या बना आपका बीटा, ये एंगल क्या बना आपका गामा। तो लेमिज थ्योरम कहती है फोर्स F1 अपॉन साइन ऑफ एंगल अल्फा, F2 अपॉन साइन ऑफ एंगल बीटा, F3 अपॉन साइन ऑफ एंगल गामा। ठीक है, लिखो एक बार जल्दी से, फिर इसको प्रूफ डिस्कस करते हैं, इसके बारे में आगे डिस्कस करते हैं। लिख लिया, जल्दी से नोट कर लो ये। ओके बेटा,
रही हूँ मैं, ऊपर से लिख लिया मैंने। उसने कहा मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्या कहा उसने? द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? साइन ऑफ एंगल, साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू फोर्सेस, टू फोर्सेस। ठीक है, अब देखिए कैसे। वो कहता है कि फोर्स F1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ एंगल F1 के बीच, दो फोर्सेस के बीच में एंगल क्या है? F2 और F3 के बीच में एंगल अल्फा, तो साइन अल्फा। F2 ये फोर्स है, और इन दोनों फोर्सेस के बीच में सामने कौन सा एंगल बनेगा? साइन बीटा। इसको क्या लिख सकते हैं? प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो क्या लिखते हैं? यहीं पे लिख लो के साइन अल्फा। इसी तरह F2 को क्या लिखोगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन बीटा, क्या लिख दोगे? F2 साइन के साइन बीटा। इसी तरह तीसरा F3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन गामा, क्या बन जाएगा? F3 इज इक्वल टू के साइन गामा। ठीक है, यहां से क्या लिख सकते हो? के बराबर F1 अपॉन साइन अल्फा। यहां से क्या लिख सकते हो? के अपॉन F2 अपॉन साइन बीटा। यहां से क्या लिख सकते हो? के अपॉन F3 अपॉन साइन गामा। ठीक है, अब इसकी तीनों की देखो, सब के बराबर है ना, तो क्या लिख सकती हूँ? F1 अपॉन साइन अल्फा बराबर F2 अपॉन साइन बीटा बराबर F3 अपॉन साइन गामा। ठीक है, देखो जैसा अभी तो मैंने वैसा ही लिखा जैसा उसने डेफिनेशन में कहा। उसने कहा था कि 3 फोर्सेस होने चाहिए, 4 फोर्सेस भी होंगे तो भी हम वहां पे एबीडी लगाएंगे, फिर हम लेमिज नहीं लगाएंगे वहां पे। ठीक है, 3 फोर्सेस होने चाहिए, तीनों फोर्स कंकरेंट, नॉन कोलिनियर और कोप्लेनर होने चाहिए, तभी हम लेमिज थ्योरम को लगा सकते हैं। डायरेक्शन सबकी या तो आउटवर्ड होनी चाहिए या सबकी इनवर्ड होनी चाहिए। ठीक है, तो उसने जैसा डेफिनेशन में कहा मैंने अभी वही करा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस। मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, वही लिखा मैंने अभी देखो। ठीक है, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, वही लिखा है ना अभी। ठीक है, यहाँ से मैंने जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दो के लिखते, देखो ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, ये भी के बराबर, तो सबको क्या लिख सकती हूँ मैं? F1 बाई साइन अल्फा, F2 बाई साइन बीटा, F3 बाई साइन गामा लिख सकती हो ना। जल्दी से नोट करो, फिर आगे डिस्कस करते हैं। जल्दी से इतना नोट कर लीजिए, जल्दी नोट करो। हो गया? हटा दूं? अब देखो प्रूफ और देख लो इसका, पहले साथ साथ फिर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लिख लिया ना सभी ने? देखो अब तो मैंने वैसे प्रूफ करा जैसा उसने डेफिनेशन में कहा, अब साइन लॉ से प्रूफ करते हैं। देखो ये आपके पास एक फोर्स है F1, ये एक फोर्स है आपके पास F2, ये एक फोर्स है आपके पास F3, ये एंगल है आपके पास अल्फा, ये एंगल है आपके पास गामा, और ये एंगल है आपके पास बीटा। अब मैं इसको ऐसे ही बनाती हूँ ट्रायंगल में। देखो ये F1 फोर्स ऐसे जा रहा है तो मैंने ऐसे ही बना दिया। ठीक है, F2 फोर्स ऊपर ऐसे जा रहा है तो ये मैंने आपका F2 फोर्स बना दिया। ठीक है, ये आपका F3 नीचे आ रहा है तो ये आपका मैंने F3 बना दिया। ठीक है, ये F1 और F3, ये देखो F1 और ये आपका F3, F1 ऐसे जा रहा था, ये आपका F3 के बीच में एंगल क्या माना आपने? अल्फा। ठीक है, यही माना हुआ है ना। फिर आपने F1 और F3, F1 ये आपका F2 है बेटा, ये आपका F3 है, F1 और F2, ये रहा F1 और ये रहा F2, F1 और F2 के बीच में एंगल गामा है। ठीक है, इसी तरह आपका F1 और F3 के बीच में ये रहा F1 और ये रहा F3, F1 और F3, ये रहा F1 ये रहा F3 के बीच में एंगल बीटा है। ठीक है, जैसा आपने माना हुआ वही लिख रही हूँ अभी मैं। ठीक है, ये कंफ्यूज हो ना, पिछली बार आपने उल्टा लिया, पिछली बार मैंने अंदर अल्फा बीटा माना हुआ, तब बाहर मैंने वो उसके हिसाब से माना था। अब की बार बाहर ये दे रखा है उसने,
मैं क्या करूं? अब उसने तीसरा क्या दे दिया वेक्टर, ये एंगल क्या बचा हुआ आपका यहां से, ये कौन सा F2 और F3, F2 और F3 के बीच में एंगल अल्फा, ठीक है। तो ये वाला एंगल क्या बचा 180 माइनस गामा, ये वाला एंगल क्या बचा 180 माइनस अल्फा, ये वाला एंगल क्या बचा 180 माइनस बीटा। अरे पिछले केस में साइन स्नेल्स लॉ में क्या था, साइन लॉ में कंफ्यूज मत होना, उसमें मैंने पहले ऑलरेडी ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा और ये एंगल गामा माना था। तो मैंने कहा था भाई डाइवर्जेंट ऑफ एंगल ये लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब देखो, अब मैं यहाँ पे सीधा स्नेल्स लॉ लगाऊंगी, साइन लॉ। साइन लॉ क्या कहता है आपका, देखो साइन लॉ अभी समझाया था साइन लॉ कि ये तीन साइड है, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी, ये एंगल क्या था अल्फा, ये एंगल क्या था गामा और ये एंगल क्या था बीटा। तो क्या था साइन लॉ, अभी पहले समझा था स्टार्टिंग में ही, ये साइड ए अपॉन साइन अल्फा, साइड बी अपॉन साइन बीटा, साइड सी अपॉन साइन गामा, यही था ना साइन लॉ, यही कहता है ना साइन लॉ। तो साइन लॉ को ही लगाऊंगी सीधा सीधा यहाँ पे मैं, F1 फोर्स और उन दोनों साइड के बीच का एंगल साइन 180 माइनस अल्फा, F2 फोर्स साइन उन दोनों साइड के बीच का एंगल ये रहा, ठीक है। यही बन लिखा हुआ है ना, देखो यही लिए रखा ना इसमें साइन लॉ के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अकॉर्डिंग टू साइन लॉ, अकॉर्डिंग टू साइन लॉ, मैंने साइन लॉ को डायरेक्ट यूज करा है यहाँ पे, ठीक है। F2 अपॉन साइन 180 माइनस क्या बना आपका बीटा, F3 अपॉन साइन 180 माइनस गामा। तो क्या बन गया, आना तो रिजल्ट तो हमेशा ही सही आ जाएगा, बट कंसेप्ट रॉन्ग हो जाएगा अगर गलत समझोगे तो। F2 अपॉन साइन बीटा और F3 अपॉन साइन गामा। यहाँ पे ये अंदर ऐसे क्यों आए, क्योंकि बाहर तुमने ऑलरेडी क्या माना हुआ है अल्फा बीटा गामा, तो अंदर क्या बचेगा 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस बीटा और 180 माइनस गामा, ठीक है। और ये साइन लॉ ये कहता है ये साइड और उसके सामने की दोनों साइड के बीच का एंगल, ये साइड और उसके सामने की दोनों साइड के बीच का एंगल, तो मैंने लगाया साइन लॉ लगाया, ये साइड और उसके दोनों सामने के बीच का एंगल, ये वाली साइड और इसके दोनों साइड्स के बीच का एंगल, ये वाली साइड और दोनों साइड्स के बीच का एंगल, ठीक है। तो सीधा सीधा मैंने ये क्या लगा दिया आपका साइन लॉ। तो साइन लॉ के अकॉर्डिंग मेरी सीधी सीधी प्रॉब्लम क्या होगी यहाँ पे सोल्व होगी, ठीक है। तो आंसर तो हर हाल में वही आएगा आपके पास, चाहे आप कैसे भी उसको अज्यूम करो। ये क्या आपका बेटा लेमीज थ्योरम। तो इसको याद रखना है कि तीन कंकरेंट फोर्स, नॉन कोलिनियर और कोप्लेनर फोर्स होने जरूरी है, तभी आप वहां पे क्या लगे, तीन फोर्स होने जरूरी है, तीन ही, चार होंगे तो फिर वहां पे हम दूसरा केस लगाएंगे, ठीक है। तो वहां पे हम क्या लगाएंगे लेमीज थ्योरम। जल्दी से नोट करिए फिर आगे डिस्कस करते हैं, जल्दी नोट कर लीजिए। कर लिया नोट सबने, जल्दी से नोट करिए। देखिए बेटा क्वेश्चन देखिए आगे आपका, ये भी एक लेमीज थ्योरम की ही फॉर्म है। लेमीज थ्योरम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं हम लोग F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा और F3 अपॉन साइन गामा, ऐसे भी लिख सकते हैं लेमीज थ्योरम, ठीक है। वो ये लिखा, अगर तीन फोर्सेज ऐसे जा रहे हैं, किसी पॉइंट ऑब्जेक्ट पे टिक रहे हैं, तो उनका रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा आपका 0। कई बार आपको ऐसा लिखा मिल जाए तब मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आपके पास क्या लिख सकते हैं, A अपॉन ओपी, A अपॉन ओपी, B अपॉन पी क्यू, B अपॉन पी क्यू, R क्या हो गया उल्टा लिख दिया भाई मैंने, A अपॉन पी क्यू आएगा ये, A अपॉन पी क्यू, B अपॉन आर क्यू, ठीक है, और C अपॉन आर पी, C अपॉन आर पी, ठीक है। ये साइड, ये वेक्टर और उसकी साइड, ये वेक्टर और उसकी साइड, ये वेक्टर और उसकी साइड, दिस इज आल्सो द फॉर्म ऑफ लेमीज। ये इसको सोल्व करेंगे तो ये इसी फॉर्म में आता है हमेशा, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भी हम लेमीज थ्योरम को प्रूव करते हैं और इस तरीके से भी। देखो उसने लिखा है सीधा सीधा, इफ थ्री वेक्टर एक्टिंग ऑन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट एट द सेम टाइम आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल, बाय द थ्री साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, देयर रिजल्टेंट विल बी 0। रिजल्टेंट 0 है तो सिस्टम किसमें इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही,
कि बॉडी पे लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, 0। दिस इज आल्सो द लेमिस थ्योरम, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख देते हैं, साइड और ये वेक्टर जिस साइड में लगा हुआ है उसकी साइड, ये वेक्टर और जिसकी साइड लगा हुआ है वो, ये साइड के लिए लगा दिया, और ये साइन ऑफ एंगल की फॉर्म में है। ये किसकी फॉर्म में, साइड्स की फॉर्म में है, और ये किसकी फॉर्म में है, साइन ऑफ एंगल की फॉर्म। जैसे एक क्वेश्चन है, देखो ये डिटरमाइन द, मैंने दो, मैं इससे भी प्रूव कर दूंगी तो मैं वही आंसर, और वही आंसर मैं इससे भी प्रूव करके दिखाऊंगी, ठीक है। इसलिए मैं दोनों को एक साथ कम्युनिकेट कर रही हूँ। अगर डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स रिक्वायर्ड टू डिस्प्लेस ए मास ऑफ 0.03 किलोग्राम, determine the horizontal force required to displace a mass of 0.03 kilogram suspended by a string from string until string makes an angle 30 degree with the vertical। ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ऐसे ये वर्टिकल के साथ यहां से इधर डिस्प्लेस होगी वो, ठीक है, और वो वर्टिकल के साथ यहाँ पे एंगल कितना बना रही है, 30 डिग्री। वर्टिकल के साथ यहाँ पे एंगल कितना बना रही है, वो 30 डिग्री का एंगल वो यहाँ पे बना रही है, ठीक है। अब देखिए, जैसे अब स्ट्रिंग यहाँ की, तो वेट के कारण फोर्स क्या लगा, mg लगेगा, देखो लगेगा। अब बॉडी इधर से इधर डिस्प्लेस हुई है तो फोर्स ये लगा बॉडी के ऊपर है, ठीक है। टेंशन, देखो कभी भी स्ट्रिंग हो, कोई रोड हो, स्ट्रिंग हो, तो उनमें हमेशा क्या लगता है, टेंशन। फोर्स की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, टेंशन की, ठीक है। तो ये क्या होगा उसमें, टेंशन। टेंशन मतलब खिंचाव, टेंशन मतलब खींचना, किसी रस्सी को जैसे पकड़ के खींचते हैं, तो टेंशन एक तरह का फोर्स ही होता है। वैसे 30 यूनिट में डिस्कस करेंगे इसकी डिटेल में, लेकिन टेंशन एक तरह का फोर्स ही होता है। हमें स्ट्रिंग में लगने वाला टेंशन मतलब एक फोर्स। स्ट्रिंग में किसकी बात करते हैं हम लोग, टेंशन की, ठीक है। देखो ये बॉडी पे 3 फोर्स लगे हैं ना, एक फोर्स ये लगा, एक फोर्स ये लगा, और एक फोर्स ये लगा। बोलो 3 फोर्स लग रहे हैं या नहीं, ये फोर्स F लगा, ये टेंशन T, और ये आपका mg, मतलब तीनों फोर्स अलग अलग बाहर जा रहे हैं सारे। तो क्या लगा सकते हैं, लेमिस थ्योरम। क्या लगा सकते हैं, लेमिस थ्योरम। तो देखो, अब देखो मैं यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेती हूँ सीधी सीधी, यहां से ये एक लाइन मैंने ये पर्टिकुलर परपेंडिकुलर खींचा, तो देखो ये आपके पास एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल होंगे ये, देखो ये वाले दोनों ऐसे होता है ना आपके पास, ये वाला, ये लाइन है पैरेलल, तो इसके ऊपर ये एंगल जाता है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है। पढ़ा हुआ है ना आप लोगों ने ये चीजें, ठीक है। तो वही चीजें, तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री। ये एंगल दिख रहा है हॉरिजॉन्टल है, सीधा सीधा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। तो देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा आपके पास, ये वाला एंगल यहां से पूरा परपेंडिकुलर, ये पूरा 90 डिग्री होगा, तो ये कितना बनेगा, 60 डिग्री। ये कितना बनेगा, 60 डिग्री, और ये भी कितना बना, 90 डिग्री, ये भी कितना बना, 90 डिग्री। तो सीधा सीधा समझ आ रहा है, ये कितना आपके पास, ये भी हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल, ये भी 90 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितना बना, 120 डिग्री, ठीक है। ये पूरा एंगल कितना बना, ये पूरा एंगल बना 120 डिग्री, ये 90 प्लस 60 कितना बना, 150 डिग्री, और ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। बनाए, लेमिस थ्योरम लगा दे। अब ये फोर्स F अपॉन साइन ऑफ दोनों साइड के बीच का एंगल, साइन 150 डिग्री, यही है ना लेमिस थ्योरम। देखो ये रही लेमिस थ्योरम आपकी, ये एंगल गामा, ये एंगल F3, ये एंगल फोर्स F1, ये फोर्स F2, तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल बीटा। तो क्या था, F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा, यही था ना। तो देखो F और उन दोनों साइड के बीच का एंगल, इसी तरह टेंशन T और ये दोनों साइड mg वाली। वेट देखो, बॉडी के वेट के कारण फोर्स किधर लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में। बॉडी के वेट के कारण फोर्स किधर लगेगा, नीचे की डायरेक्शन में। ये बॉल है जिसका वेट उसने दे रखा है 0.03 किलोग्राम, साइन 90 डिग्री, ठीक है, बराबर यहां से ये ले लीजिए mg, और इन दोनों साइड के बीच का एंगल साइन, इन दोनों साइड के बीच का 120 डिग्री। तो निकालिए क्वेश्चन को। उसने फोर्स ही पूछा है, उसने क्या पूछा है, फाइंड द फोर्स, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स, डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स F पूछ रहा है, तो F mg पता है ना, मैंने कहा था कोई भी एक साइड होना का वेट या फोर्स, एक फोर्स का नॉन होना जरूरी है। तो mg की वैल्यू, फोर्स कितना दे रखा है उसने, m की वैल्यू दे रखी 0.03 किलोग्राम। तो फोर्स F किसके बराबर होगी, इन दोनों को बराबर लिख लेती हूँ मैं, साइन 150 डिग्री बराबर, क्योंकि मुझे फोर्स ही पूछा उसने,
टेंशन नहीं कुछ ही, mg अपॉन साइन 120 डिग्री। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, इधर से नोट कर लिया ये ऊपर से सबने, ये तो लेमिस थ्योरम की डेफिनेशन है, दोबारा लिख लिया सबने। ठीक है, अब देखिए यहां से तो ये क्या बन जाएगा, f साइन 150 को क्या लिख सकते हो पहले वो देख लो, साइन 90 प्लस 60 लिख सकते हो। साइन 90 पे किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, तो कोस 60 क्या जाए, कोस 60, और कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसी तरह साइन 120 इसमें क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 30 ये बन जाएगा कोस 30, और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, √3/2 पुट करो, f अपॉन में साइन 150, ये रहा देखो इधर से आपके पास है साइन 150 बराबर mg अपॉन में साइन 120, क्योंकि मुझे उसने f ही पूछा है, कोई भी एक फोर्स नोन होना जरूरी था। f साइन 150 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 ऊपर चला गया। ठीक है, mg m मास 0.03 किलोग्राम दे रखा है, मास ये दे रखा है, g की वैल्यू 10 ले लो, साइन 120 की वैल्यू √3/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, इस 2 से ये 2 मर गया, चला गया, कट गया। ठीक है, अब इसको कर लो, 3 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 10 इंटू √3, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो f कितना आ गया 3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 10। ठीक है, काट लो इसको, कटता है तो बाकी आपका आंसर आ जाएगा इस फॉर्म में, और सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख लो, √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड कर दो, तो ये बन जाएगा 3√3। ठीक है, 3√3, ये 3 से 3 कैंसिल, डिवाइड बाई 10, तो 0.3 इंटू √3। तो इस तरीके से हम बाय लेमिस थ्योरम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, खुद देखो 3 फोर्स लग रहे थे, तीनों के बीच में मैंने एंगल निकाल लिया, ये तीनों के बीच में लेमिस थ्योरम सीधी सीधी फाइंड आउट कर ली मैंने। साइन 1 दिस जो भी था, मुझे फोर्स पूछा था उसने, तो फोर्स को मुझे mg पता, मास पता, टेंशन तो मुझे अभी नहीं पता, इसलिए मैंने इसको mg के बराबर रख दिया। ठीक है, इन दोनों को यहाँ से सोल्व करा तो ये आपका कुछ भी आपका ये आंसर आ जाए। जल्दी से नोट करिए, ठीक है, नोट कर लिया बेटा, समझ आ गया। देखो उसने पूछा था डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक बॉल थी उस पर फोर्स लगाया, वो यहाँ पहुंच गई। ठीक है, देखो एक कोई चीज ऐसे बॉल ऐसे लटकी हुई है, वो बहुत की स्ट्रिंग से वो इधर से इधर चली गई, तो वो अपनी हाइट से इतनी नीचे चली गई, ऊपर चली गई ना। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस मैंने कुछ नहीं करा, अभी डिस्टेंस से भी निकाल सकते, पर अभी सीधा मैंने लेमिस लगा दी। यहाँ पे ये एंगल 30 डिग्री था, तो मैंने ये एंगल भी 30 डिग्री, ये एंगल देखो हॉरिजॉन्टल के साथ 90 डिग्री सीधा सीधा है, तो ये भी 90, ये भी 90, तो ये 60, तो पूरा एंगल 120, ये पूरा एंगल 150, सबके बीच का एंगल निकाल लिया। लेमिस थ्योरम ये होती, सब सारे साइड्स के बीच का एंगल पता लग गया, लेमिस थ्योरम लगा दी यहाँ से, तो सोल्व कर लिया बस। उसके बाद ये ट्रिग्नोमेट्री में आपको ये रूल मैं समझा चुकी हूँ पहले। ठीक है, जल्दी से नोट करिए, फिर दूसरे मेथड से समझाती हूँ इसी क्वेश्चन को, सेकंड मेथड से। हो गया, इधर से नोट कर लिया होगा। देखो अब सेकंड मेथड देखिए इसी क्वेश्चन का, सेकंड मेथड कई बार हम साइड्स में भी लगाते हैं, इसलिए मैं इस मेथड को सिखा रही हूँ साथ साथ, बाकी इसी से हो जाएगा। सेकंड मेथड में देखिए वही क्वेश्चन वही है, ये बॉल यहां से यहां चली गई। ठीक है, ये इसके ऊपर क्या लग रहा है, इधर हॉरिजॉन्टल फोर्स। ठीक है, ये वेट के कारण फोर्स mg लगा, ये फोर्स F लगा। ठीक है, ये क्या है, टेंशन। ठीक है, देखो 3 वेक्टर है, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर टेंशन, और ये वेट के कारण फोर्स mg। ठीक है, तो ट्रायंगल वाला रूल था, ये फोर्स डिवाइड बाय दिस साइड, इसको नाम दे दो O C M, ऐसे कोई भी नाम दे दो। ठीक है, ये फोर्स, ये रूल अभी दूसरा रूल समझा था ना ट्रायंगल का आपका, ये तीनों फोर्स जब इक्विलिब्रियम में होंगे, रिजल्टेंट 0 बना रहे होंगे, तो ये साइड A B C, ये P Q R, तो क्या था A अपॉन में P Q बराबर था B अपॉन में R Q बराबर C अपॉन में R C।
यही था ना आपके पास, तो अब इससे कर रही हूँ, वो मैं बता दें लैमीज की फॉर्म में पर लिख, ये बार साइड्स की फॉर्म में लिख देते हैं उसको। तो एफ और एफ की साइड में तो लग रहा है, एफ की साइड यही तो है ओसी, एफ बाई ओसी, एफ बाई ओसी, ठीक है। एमजी स्ट्रिंग के अलोंग लगेगा, ओ एम जी, देखो ये स्ट्रिंग है ना, ये बॉल ऐसे लटकी हुई है, स्ट्रिंग के अलोंग ही लग रहा है फोर्स रिजल्टेंट, तो इसके पैरेलल में जो फोर्स लग रहा है, पैरेलल में किधर फोर्स लगेगा, यहाँ से ये वाला ओसी, इस ट्रायंगल के अंदर यहाँ से लेंगे ओसी, ठीक है। ये अब यहाँ पे है बॉल, यहाँ से तो ये एक्स्ट्रा फोर्स है, मुझे तो सिर्फ ओ एम चाहिए, बराबर टेंशन टी अपॉन में सी एम। तो देखो इसको ले लो, इन दोनों को ले लो पहले, क्योंकि मुझे टेंशन तो चाहिए ही नहीं, फोर्स ही निकालना है। एफ बराबर एम जी ओ सी बाई ओ एम, ये बना एफ बराबर एम जी, देखो ओ सी बाई ओ एम। तो देखो ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या बना, tan थीटा, तो ये बन गया tan 30 डिग्री। एफ एम जी कितना, एम कितना 0.03, जी कितना है tan, ठीक है, ये tan है, टेंशन नहीं है, tan 30 वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो ये बना है फिर इक्वल्स टू 3/100 इंटू tan डिवाइड बाई √3, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो 3/10√3। तो देखो यही आया हुआ है ना, इसको और थोड़ा सिंपलीफाई फॉर्म में सिंपलीफाई कर रखा, तो √3 से मल्टीप्लाई कर दो, √3 से डिवाइड, सिंपलीफिकेशन के लिए, तो √3 से 3 कैंसिल, क्या बना √3 अपॉन में आपके पास 10, √3 अपॉन में 10, ये 3 से 3 तो कैंसिल हो गया ना बेटा, ये तो √3 अपॉन 10 ही है ये भी, तो √3/10, √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो ये एक पॉइंट और बढ़ जाएगा नीचे से, ये बन जाएगा 0.173, इसका भी आंसर कितना आएगा 0.173, ठीक है। ये दोनों मेथड इसलिए करवाया कि साइड वाले मेथड से भी ऐसे कर सकते हो, ये साइड, ये फोर्स किसके अलोंग लग रहा है, जिस साइड के अलोंग लग रहा है, ठीक है। टेंशन स्ट्रिंग के अलोंग ऐसे लग रही है, तो टेंशन अपॉन में एमसी, ठीक है। ये वेट एमजी को, ये टेंशन स्ट्रिंग है, टेंशन इधर लग रही है, वेट एमजी वर्टिकली इसके अलोंग लगेगा, स्ट्रिंग यहाँ है ना मेन बेसिकली, ठीक है। तो वेट को बैलेंस ये कर रहा है, तो क्या लिखेंगे ओ एम, ठीक है। इसको यहाँ से भी सोल्व कर सकते, समझ आ जाएगा। एक बॉल है, एक बॉल यहाँ से मूव करके यहाँ आ गई, ऐसे ये सिचुएशन बन गई, देखो ये बॉल यहाँ से मूव करके हॉरिजॉन्टल फोर्स ये लगा, तो वेट के कारण फोर्स लगेगा, तो हॉरिजॉन्टली इसके लोग ऐसे लगेगा ना, और टेंशन इसमें लगेगी, और ये फोर्स हॉरिजॉन्टल ऐसे लगा, ठीक है, इस तरीके से। तो दोनों मेथड से कर सकते हैं आप, कोई सा भी लगाइए। अब साइड वाला मेथड भी कई बार यूज हो जाता है, इसलिए मैंने साइड वाला मेथड भी बताया, बाकी मैक्सिमम टाइम साइन वाला यूज होता है, इसलिए मैक्सिमम टाइम कौन सा यूज करते हैं, साइन फॉर्मूला। जल्दी से नोट कर लीजिए, हो गया नोट, जल्दी नोट कर लो ये क्वेश्चन। आगे एक क्वेश्चन और देखिए, क्वेश्चन मैं लिख देती हूँ, जल्दी से देखो। क्वेश्चन कह रहा है आपसे, ए हॉरिजॉन्टल फोर्स P is shown in figure, keep weight of 100 Newton, keep weight of 100 Newton in the equilibrium, find the magnitude of force, P and the tension in the string, ठीक है। ये एक फिगर दे रखी है आपको, यहां से एक फोर्स P दे रखा है, ये 100 न्यूटन का कोई फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये एंगल उसने यहाँ पे 80 डिग्री दे रखा है आपको, ये छत से कोई स्ट्रिंग बंधी हुई है,
ठीक है, इसमें ये है टेंशन। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, टेंशन और पी फोर्स निकालना है। टेंशन निकालना है और क्या निकालना है आपको, पी फोर्स। कैसे फाइंड आउट करोगे, 2 मिनट के लिए ट्राई करो सारे। जल्दी से ट्राई करो। हो गया, ट्राई कर लिया सबने, बताऊं मैं, सोचा कैसे करेंगे, सोच लिया। चलो देखो, देखो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये एंगल कितना आपका 90 डिग्री। यहां से मैं एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर लिया, अगर किसी को एंगल ना समझ आए तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, तो ये 2 पैरेलल लाइंस है हमारे पास। ठीक है, तो ये एंगल अगर 80 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा आपके पास, 80 डिग्री। ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री, और ये एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब देखो पूरा एंगल कितना बनता है सर्कल के अंदर, पूरा एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री। पूरा एंगल कितना बनेगा, 360 डिग्री। तो ये एंगल कितना बन गया, यहां से यहां तक का 170 डिग्री। ठीक है, तो देखो 360 माइनस 9, 360 170 प्लस 90 कितना हो गया, 16 260। कितना बना ये, 0 0 100, ये कितना आया, 100। देखो एंगल फिर से देखो, ये एंगल 80 डिग्री है तो 2 पैरेलल लाइंस बनी, तो ये एंगल भी क्या बनेगा, इसके साथ 80 डिग्री बनेगा। अल्टरनेट एंगल सीधा सीधा दिख रहा है। तो ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल एक ड्रा कर लिया मैंने यहाँ से, तो ये एंगल 90, तो ये एंगल 90, तो ये पूरा कितना बना, 170 डिग्री। पूरा कितना बना, 170। तो देखो पूरा एंगल कितना होता है, 360 डिग्री तो होता है पूरे सर्कल के अंदर। तो देखो 360 में से मैंने माइनस का 170 कर दिया और माइनस का 90, तो ये कितना मिलेगा, 100 डिग्री। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, 100 डिग्री। अब आपके पास देखो 3 साइड है, देखो ये फोर्स P लग रहा है, ये टेंशन T लग रही है, ये एंगल है 100 डिग्री का, और ये लग रहा है वेट mg 100 न्यूटन का। ठीक है, ये एंगल है 170 डिग्री और ये एंगल है आपके पास 90 डिग्री। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया। अब कुछ नहीं, ये P फोर्स था, ये टेंशन थी, और ये क्या था आपका, वेट mg, वेट के कारण फोर्स P और टेंशन पूछा था, तो P अपॉन क्या लिखोगे, P अपॉन इन दोनों साइड साइन 170 डिग्री। लेमिस थ्योरम यही कहती है ना, कि ये देखो लेमिस थ्योरम, ये फोर्स F1, ये फोर्स F2, ये फोर्स F3, ये एंगल ये गामा, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। तो लेमिस थ्योरम क्या कहती है, F1 अपॉन साइन अल्फा, F2 अपॉन साइन बीटा, F3 अपॉन साइन गामा, ये कहती है ना। कंडीशन 3 फोर्स होने चाहिए, 3 फोर्स है। ठीक है, कोप्लेनर है, सबकी डायरेक्शन या तो आउटवर्ड हो या सबकी इनवर्ड हो। तो सबकी देखो वेट के कारण फोर्स mg ऐसे लगेगा, ये आपके पास ये इधर हॉरिजॉन्टली ऐसे डिस्प्लेस हुआ, फिगर में दे रखा है। तो देखो वेट इधर है तो टेंशन खिंचाओ रस्सी में, ऊपर रस्सी ऊपर फोर्स लगाएगी टेंशन, कोई भी स्ट्रिंग है तो। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ से तीनों फोर्स पता लगे, हमारी लेमिस थ्योरम की कंडीशन सेटिस्फाई है यहाँ पे, मतलब हम यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, सीधी सीधी लेमिस थ्योरम। तो P अपॉन, अब आपके पास T टेंशन अपॉन साइन 90, ये वेट 100 न्यूटन दे रखा है उसने, 100 अपॉन में साइन 100। ठीक है, अब ये साइन 100 और साइन 170 की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकल पाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इनको क्या करोगे आप लोग, किससे सोल्व कर लोगे, कैलकुलेटर से फाइंड आउट कर लेना ये वैल्यूज। किससे फाइंड आउट कर लोगे, यूजिंग द कैलकुलेटर। ठीक है, बाकी बोर्ड में जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आएगा आपके पास तो आपको ये वैल्यूज गिवन होंगी। ठीक है, ये वैल्यूज वहां पे आपको क्या कर लोगे, यहाँ से आप ऐसे कर लो, P अपॉन P बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 100। इन दोनों को बराबर लिख लो पहले, इसको और इसको, तो बना P बाई साइन 170, 100 बाई साइन 100। ठीक है, तो बना P बराबर 100 इंटू साइन 170 इंटू साइन 100। ठीक है, इसी तरह टेंशन T क्या बन जाएगा आपके पास, इन दोनों को बराबर रख दोगे टेंशन T में, तो T बराबर 100 इंटू साइन 90। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, ये आपको पता है, साइन 90 डिवाइड बाई साइन 100।
ठीक है, इनको बाय यूजिंग द कैलकुलेटर आप क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो टेंशन आ जाएगी आप लोगों की, ये तो आ जाएगा 17.732 न्यूटन। इसको जब सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल के, ये 632 आएगा बेटा, ठीक है, न्यूटन। तो ये P फोर्स और T टेंशन निकल जाएगा। समझ आया लेमिस थ्योरम को लगाना, ठीक है। कुछ इसके कल क्वेश्चन हायर लेवल के नीट और आईआईटी के कुछ क्वेश्चन लेमिस थ्योरम के कल डिस्कस कर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज के लिए बेटा इतना ही, सिंपल समझ आ गया। ये 3 फोर्स लग रहे थे, तीनों फोर्स के बीच के एंगल में कंफ्यूज मत होना कि साइन 100 है साइन 170 की वैल्यू कैलकुलेटर से सीधे सीधे फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। पेपर में जब भी आएगा तो आपकी ऐसी वैल्यू या तो इनके वैल्यू देगा 100 की 170 की, अगर वैल्यू नहीं देगा तो आपको ये एंगल ऐसे देगा कि आपको सीधे सीधे पता हो, ठीक है। हो गया बेटा, ठीक है, आज के लिए इतना ही।